हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था एंड ये एक्चुअली बैचलर्स का टॉपिक है, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। और ये एक्चुअली मुझे असाइनमेंट मिला था जब मैं अपने थर्ड ईयर में थी। तो बेसिकली क्या होता था कि जब भी हमें कोई असाइनमेंट मिलता था तो मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही थी, बट साथ ही क्या होता था कि मैं बहुत टॉपिक्स को बहुत थॉरली समझने की कोशिश करती थी। मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, काफ़ी अच्छे से उसको एक रिसर्च करके मतलब मुझे लिखना होता था, इंटरेस्ट था बस। एंड ऐसा नहीं था कि क्या नाम है मैं ही अच्छी स्टूडेंट्स थी, और भी अच्छे स्टूडेंट थे, बट जो मैं असाइनमेंट लिखती थी उसका मुझे फल भी मिलता था, एप्रिसिएशन भी मिलता था। ये नहीं कि सारी असाइनमेंट्स मेरे अच्छे होते थे, औरों के भी अच्छे होते थे, बट हाँ मैं मेहनत से अगर बनाती थी तो मतलब कुछ टीचर्स जो थे वो मुझे अप्रिशिएट करते भी थे। तो आज ऐसा ही हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक था कि हमें क्रिटिकल एस्से लिखना था वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि ब्रिटिशर्स आए, क्या उसका इम्पैक्ट रहा ये तो सबको पता ही है। एंड ये तो सब जानते ही हैं कि उनका सोल ऑब्जेक्टिव जो था वो था अपने प्रॉफिट के लिए काम करना। अब उस प्रॉफिट के चलते इंडिया को कुछ फ़ायदा हो रहा है, अपनी कंट्री में कुछ फ़ायदा हो रहा था, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका मकसद नहीं था। लेकिन हाँ, वो हमें साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल भी गई, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे रेलवेज़ थे, रेलवेज़ बन गए इंडिया में, इतने पहले रेलवेज़ बन गए, तो वो एक अच्छा हमें उनसे फ़ायदा हो गया। दूसरी ऐसी एक चीज़ थी कि हमें एजुकेशन में क्या था, अंग्रेज़ थे वो हमें अंग्रेज़ी सिखा कर चले गए। तो और एंड टुडे इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसे हर कोई बोलना चाहता है, तो ये एक बेनिफिट रहा। लेकिन अब इस असाइनमेंट में ना हमें तारीफ़ नहीं बतानी थी, हमें क्रिटिकल एस्से लिखना था कि जो उन्होंने एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की उसको क्रिटिसाइज़ करो। तो इसको क्रिटिसाइज़ करने से पहले हम बताएंगे कि 19th सेंचुरी में इंडिया की कंडीशन क्या थी एजुकेशन की टर्म्स में। अगर हम बात करें तो उस टाइम पर ना इंडिया को अगर वेस्ट से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया की कंडीशन वेस्ट के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं थी एजुकेशन में। संस्कृत लर्निंग हुआ करती थी, जो कि बहुत ही कम लोग, कुछ ब्राह्मण्स थे जो समझते थे। इसी के अलावा जो मुस्लिम्स थे उनके लिए पर्शियन और उर्दू ये सब लैंग्वेज थी। और ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग था कि विलेज में टोल्स हैं, गुरुज हैं, वो पढ़ा रहे हैं। कोई प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्निंग और टीचिंग का कोई हमें सेटअप नहीं दिखता है। इंडिया की इसी कंडीशन को ना अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। DS शर्मा जो हैं वो कहते हैं कि 100 सालों में इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में ना कोई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही लॉर्ड मिंटो इस दौर को इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस कहते हैं, जहाँ पर जो आर्ट है वो एक तरह से डिक्लाइन कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, कोई इसको प्रमोट करने वाला नहीं था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम पर पर्शियन थी कोर्ट लैंग्वेज, क्योंकि मुस्लिम रूल था, और दोनों ही को, हिंदूज़ को भी मुस्लिम्स को भी पर्शियन आनी चाहिए थी अगर उन्हें जॉब चाहिए। एंड मुस्लिम रूल के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी 1813 तक ना एजुकेशन फील्ड में कुछ इंटरफेरेंस नहीं की, क्योंकि उन्हें नीड नहीं थी। हाँ, 1813 में जब चार्टर एक्ट आता है तब वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात की जाती है। अब उसका भी उनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, उनका मकसद था, क्यों वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ था कि जब एजुकेशन की इंडिया में बात होती है तो दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक होते हैं जो इंडिया की एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, वो कहलाते हैं ओरिएंटलिस्ट, और दूसरे जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं एंग्लिसिस्ट। इंडिया की एजुकेशन को जो सपोर्ट कर रहे थे उसमें से एक वॉरेन हेस्टिंग भी थे, और उन्होंने क्या किया, 1781 में मोहम्मदन कॉलेज खोला मुस्लिम्स के लिए, जिसमें वो अपने इस्लाम के बारे में सीखते हैं। इसी तरह सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने एक
इंस्टीट्यूशन खोला था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिसमें वो संस्कृत लर्निंग को प्रमोट कर रहे थे। 1813 में चार्टर एक्ट आता है जिसमें 1 लाख रुपीस को स्पेंड करने की बात की जाती है कि भाई इंडिया की एजुकेशन पे इतने पैसे हम खर्च करेंगे, लेकिन ये अमाउंट भी यूज़ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फिर से डिबेट चलने लगती है। डिबेट होती है कि भाई इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब ओरिएंटलिस्ट जो थे वो सपोर्ट करते हैं कि भैया ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग होनी चाहिए और जो मीडियम होगा वही अपना जो इंडिया की लैंग्वेज है संस्कृत और पर्शियन उसी में पढ़ाया जाएगा। और एंग्लिसिस्ट ऑन द अदर हैंड क्या कहते हैं कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन आनी चाहिए इंडिया में और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए। बट इन द एंड वी ऑल नो कि एंग्लिसिस्ट जो है इस डिबेट में जीतते हैं। थॉमस मैकॉले जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं और उनका एक मैकॉले मिनट 1835 का बहुत फेमस भी है। तो वो और लॉर्ड बेंटिक ये जो है वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, इंडिया में एजुकेशन लाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करें, यूरोप की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर चलाएं। तो ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हम वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ लेकर आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको पढ़ाएंगे। 1835 में कोर्ट लैंग्वेज जो कि पर्शियन थी उसको हटाकर इंग्लिश बना दिया जाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश कर रख दी जाती है और इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए फंड्स दिए जाते हैं। ओरिएंटल लर्निंग को ख़त्म कर दिया जाता है। 1841 में काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनती है। एजुकेशन फील्ड को, इंडिया की जो एजुकेशन है उसमें क्या कितने चेंजेस आए उसको रिव्यू करने के लिए बनाया जाता है। और फिर 1854 में आते हैं चार्ल्स वुड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वुड्स डिस्पैच लेकर आते हैं और वो क्या करते हैं कि पहली बार इंडिया में एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सेटअप होता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। तो इस डिस्पैच के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 जगह यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश होती है। बंकिम चंद्र चैटर्जी जो एक फेमस बंगाली राइटर भी थे जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, वो सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। तो हमें बहुत सारे स्कूल्स देखने को मिलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें वुड्सपैच से मिलती हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्यों हो रहे थे, इसका रीज़न क्या था, ब्रिटिशर्स इतने इंटरेस्टेड क्यों थे, वो हमें एजुकेट कराना चाहते थे? नहीं, उनकी अपनी नीड थी। क्या नीड थी? पहली चीज़ ये थी कि वो उन्हें कुछ लिमिटेड लोग चाहिए थे इंडिया के जिन्हें वो एजुकेट कर सकें और वो इंग्लिश गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें इंडिया को रूल करने में। तो उन्हें ज़रूरत थी इंडियन क्लर्क्स थी जिन्हें इंग्लिश भी आती हो और जो सस्ते दामों में काम भी हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स को लाकर यहाँ पर हायर करके उनसे काम करवाना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। थॉमस मैकॉले का ये आइडिया था कि हम इंडिया में ही एक ऐसी क्लास बना देंगे जो ब्लड और कलर में तो इंडियन होगी बट टेस्ट, ओपिनियन और मॉरल्स में इंग्लिश होगी, यानी दिखने में इंडियन होंगे लेकिन सोच या कह सकते हैं जो ज़बान जो है वो हमारी बोलेंगे। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन का इंडियन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ी तो वो बड़े बड़े फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, इनकी थ्योरीज़ को जब उन्होंने पढ़ा तो ऐसे कंसेप्ट जो कि फ्रीडम के बारे में बात करते थे, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी के बारे में जो इंडिया में नहीं थी, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा और एक तरह से ब्रिटिशर्स जो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे, इनइक्वालिटी कर रहे थे, वो उन सब चीज़ों को चैलेंज करने लगे। इसके अलावा जो मीडियम ऑफ इंग्लिश चूज़ किया गया था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, उससे भी लोगों को फ़ायदा हुआ क्योंकि इंडिया में तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। लेकिन जब इंग्लिश पढ़ने लगे तो अब एक दूसरे के थॉट्स को शेयर भी करने लगे और इससे क्या हुआ, एक फीलिंग ऑफ वननेस या कह सकते हम एक नेशनलिज्म की स्पिरिट लोगों में इमर्ज हुई। अब हम देखेंगे कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसका इंडियन पीपल ने क्या रिएक्शन दिया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे वो कहते हैं कि देखो, एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए ना, ये एक तरह की ब्लेसिंग है और इसके लिए इंडियंस को ग्रेटफुल होना चाहिए। और 1834 में जो ओरिएंटलिस्ट हार गए, एंग्लिसिस्ट जीत गए, ये एक मेमोरेबल
इवेंट था जिसकी वजह से वेस्टर्न एजुकेशन हमें मिल पाई। बीसी पल, बिपिन चंद्र पल, जिन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट कहा जाता है, ये राइटर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। ये कहते हैं देखो, चाहे एंग्लिसिस्ट हो चाहे ओरिएंटलिस्ट हो, दोनों ही जो थे, एक बात क्लियर है कि इंडिया के फेवर में काम तो कर नहीं रहे थे, दोनों का ही अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव था। ओरिएंटलिस्ट वाले जो थे, जो इंडिया की एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उन्हें कुछ नया वेस्टर्न एजुकेशन में सीखने को ना मिले, वो ऐसे ही बैकवर्ड रहें, उनका ये ऑब्जेक्टिव था। और जो एंग्लिसिस्ट थे, उन्होंने अगर वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी तो वो इंडिया की अपलिफ्टमेंट के लिए बात नहीं कर रहे थे, इंडिया के फ़ायदे की बात नहीं कर रहे थे। उन्हें एक ऐसी क्लास चाहिए थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर सके। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल सेटअप जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, बहुत फ़ायदे तो उसके हुए, बट इसमें डिफेक्ट क्या थे। तो सबसे पहली चीज़ थी कि ये क्रैमिंग बेस्ड था, कि भाई अब देखो अंग्रेज़ी हमें आती तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकदम से वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो क्रैमिंग का मतलब होता है कि रट्टा मारना, समझ में कुछ आ नहीं रहा है और हम बस एग्ज़ाम पास करने के लिए उसको अपने माइंड में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ हो रही थी कि लोगों के ना हेल्थ पर और ब्रेन पर इस चीज़ का बहुत असर पड़ रहा था। और ये सब चीज़ें हमें, ये बातें हमें उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती हैं। जैसे तोहफ़ा हिंद एक न्यूज़पेपर था, वो कहता है कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों के दिमाग पर और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है और हमें एक इमीडिएट रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये थी कि वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो उसको निगलेक्ट करके इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। और इसकी वजह से क्या होता था कि बच्चों को समझ में आता नहीं था, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए वो क्या करते थे, बुक की लैंग्वेज को रटकर एग्ज़ाम पास कर लिया करते थे। तो एक तरह से ये मेमोरी टेस्ट हो गया, यानी मेमोरी का इसमें ज़्यादा रोल था, ना कि ऐसी एजुकेशन हो जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी। एजुकेशन एक तरह से पावर ऑफ मेमोरी को टेस्ट कर रही थी और क्रिएटिव इमेजिनेशन को निगलेक्ट कर रही थी। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन होती है कि जो ऐसी एजुकेशन जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दे, कुछ स्किल प्रोवाइड करे, जो बच्चों को एक उनके करियर के लिए तैयार करे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी जो उन्हें सिर्फ क्लरिकल जॉब्स के लिए तैयार करती। लिटरेरी एजुकेशन थी, यानी जिसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। एंड इसकी वजह से स्टूडेंट्स भी बहुत सफ़र कर रहे थे, उनका टाइम, पैसा, मेहनत एक ऐसी लैंग्वेज को सीखने में लग रहा था जो कि उनकी खुद की नहीं थी, एक फॉरेन लैंग्वेज थी। और जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा था, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पर एक कोट भी किया गया है कि अगर किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से पूछा जाता कि उनके कौन से पेशेंट सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और आईसाइट वीक होने की दवाई खा रहे हैं, तो आंसर था स्टूडेंट्स। सो वी कैन से कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा रही है, थियोरेटिकल एजुकेशन दी जा रही है कि बस थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी पढ़ के जो है बच्चे पागल हो रहे हैं। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट था वो थी कॉस्टली एजुकेशन। स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि उसे कॉमन पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड दूसरी तरफ ये कहानी थी कि टीचर्स को भी अच्छे से पे नहीं किया जाता था, उनकी सैलरी भी बहुत कम होती थी। साथ ही टीचर्स को कोई फर्दर एड या कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, जैसे उनकी पेंशन है, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं दी जाती थी। अब जब किसी जॉब में सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आएगा। तो टीचिंग प्रोफेशन में जब अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे टीचर नहीं बनेंगे तो अच्छी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी। जैसे एक न्यूज़पेपर के कोट से हमें पता चलता है कि जो मतलब एक स्कूल टीचर कहते हैं कि जो प्राइमरी स्टेज पर जो टीचर्स हैं ना, जो एफिशिएंट टीचर्स यानी अच्छे टीचर्स की जो नीड है ना, वो सेकेंडरी लेवल से भी ज़्यादा है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो डिफेक्टिव, प्रॉफिटलेस और प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर था। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लरिकल जॉब्स के लिए ही क्वालिफाई करने में हेल्प करता था। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पल ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। बिपिन चंद्र पल कहते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो थ्योरी बेस्ड है और इसका ना हमारी नेशनल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हमारी फिज़िकल सराउंडिंग्स की बात करता ही नहीं है। ये जो टेक्स्ट बुक हैं, जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, वो सिर्फ यूरोपियन लोगों की नीड को पूरा करता है। जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारी इंडियन स्टूडेंट की जो नीड है, जो फिज़िकल सराउंडिंग है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करता। तो फिर ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा।
सो अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं तो हम इसमें जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें उनका अपना मोटिव था। उनका मोटिव ये था कि हमें ट्रेंड क्लर्क्स चाहिए जो हमें हमारी हेल्प कर सकें, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें इंडिया को रूल करने में। लेकिन उनका ये पासा उल्टा पड़ गया। क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कंट्री में आ गई, यानी अब लोग पॉलिटिकली अवेयर हो गए। हुआ क्या, वेस्टर्न एजुकेशन एक्वायर करने के बाद जो लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया करते थे ना, कि उनके लिए बड़े लॉयल थे और उनके कल्चर की बड़ी तारीफ़ किया करते थे, उनके मुंह पर एक तरह से थप्पड़ लगा। क्योंकि जब उन्होंने एक्चुअल में देखा, जब वो पढ़ाई करके सर्विस में आए तो उन्हें उनके साथ तो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्हें बहुत ही इन्फीरियर सैलरी दी जाती थी, उनकी पोजीशन बहुत नीचे रखी जाती थी। तो उन्हें समझ में आने लगा कि भाई ब्रिटिशर्स जो है ना वो हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देखकर ना लोगों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी अटेंशन जो थी अपनी इंडियन सोसाइटी की तरफ की कि भाई इन ब्रिटिशर्स से अगर लड़ना है तो पहले अपनी सोसाइटी को भी तो सुधारना पड़ेगा ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम लोग जातियों में बटे हुए थे, हमारी जो वुमेन थी उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, सती सिस्टम वगैरह हुआ करता था। तो एक कल्चरल अवेकनिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। लोगों की एक तरह से ना आंखें खुली इस वेस्टर्न एजुकेशन की आने से। और लॉर्ड मकॉले जो थे वो ये सोचकर बैठे थे कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन जब इंडिया में आ जाएगी तो हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी रूट्स और डीप चली जाएंगी और डेप्थ में चली जाएंगी और लंबा हम रूल कर पाएंगे। लेकिन इंडियंस जब एजुकेटेड हो गए तो उन्हें समझने में ये देर नहीं लगी कि इंडिया में जितनी भी गरीबी है, जितना भी हम बैकवर्ड जा रहे हैं, वो किस वजह से है, इन ब्रिटिशर्स की वजह से है। इनकी जो एंटी इंडियन पॉलिसी है कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं, इसी की वजह से हमारी कंट्री पीछे जा रही है। एंड इन्हीं सब चीज़ों को रियलाइज़ करके इंडियंस ने जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको भी चेंज करने की, रिफॉर्म करने की बात करी। क्योंकि इंडिया का जो कल्चर, सिविलाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ हैं उसका डेवलप होना ज़रूरी है, ये लोगों को समझ में आ गया था। एंड नाउ दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और वो क्रिटिसाइज़ भी करने लगे कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसमें रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है जी, तो ये था मेरा असाइनमेंट, जो मुझे टॉपिक मिला था। ये मेरी बिब्लियोग्राफी है, जो दो बुक्स मैंने इसमें यूज़ करी थी और बाकी कुछ क्लास नोट्स थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।